मित्रों, नई दिल्ली के अंदर साउथ ब्लॉक के बाबू इन दिनों बड़ा परेशान है। परेशान भी हैं, उदास भी हैं। अगर आप इन दिनों साउथ ब्लॉक जाएं तो आपको धीमी सी रोशनी नजर आएगी और दुख के गाने बैकग्राउंड में चलते हुए नजर आएंगे। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला बेवफा तेरे प्यार में। बॉलीवुड के पुराने दुखी गाने, क्योंकि मूड ऐसा बना हुआ है। जनरली साउथ ब्लॉक में मूड ऐसा बना हुआ है और इसकी बड़ी वजह भी है। उनकी परेशानी बनती भी है, शौक का माहौल बनता भी है। क्योंकि अब से कुछ महीने पहले तक वहाँ पर एक बड़ा फ़ख्र के साथ बताया जाता था कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं हमारे गुरुजी की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इतनी सक्सेसफुल है कि आप बांग्लादेश को देखिए बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है। बांग्लादेश हमें अपने रेलवे भी दे रहा है, बांग्लादेश हमें अपने पोर्ट्स भी दे रहा है, सब कुछ ले लिया हमने उनसे। अच्छा, वाहिद मुल्क बचा हुआ था ये जिसका एग्जाम्पल दिया करते थे कि देखो बांग्लादेश को देखो, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपको नजर आ रही है ना, बांग्लादेश में कितने सक्सेसफुल हैं हम। लेकिन वहां पर भी धड़म तख्ता हो गया और वहां पर धड़म तख्ता होने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जिस तरह से टाइज में एक बूम आया है, गोल्डन एरा स्टार्ट हो चुका है। गुज़िश्ता 4 महीने जो हैं इसको आप गोल्डन एरा कह सकते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइज कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हुए जितने इन 4 महीनों के अंदर हो चुके हैं। और इसका मिसाल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। वुड यू बिलीव दैट? कितने बड़े मुल्क हैं, लेकिन तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि दोनों के दरमियान डायरेक्ट ट्रेड रूट स्टार्ट किया गया। पहले था ही नहीं, ट्रेड रूट ही नहीं था डायरेक्ट कोई, लेकिन अब है। अब इसके चलते परेशानी है, न्यू दिल्ली के अंदर परेशानी है कि किस तरह से इन सारी चीजों को रोका जाए, सबोताज किया जाए। और इस परेशानी की झलक आपको आए दिन इंडियन मीडिया के अंदर भी नजर आती है। फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, बड़े इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट है मोनिका वर्मा साहिबा, इनका एक आर्टिकल छपा। इसमें भी परेशानी की झलक नजर आती है और साफ तौर पर पढ़ के नजर आता है कि ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि नियर फ्यूचर में जो टाइज हैं वो बेहतर होंगे इंडिया और बांग्लादेश के। वो कहती हैं कि मेरी टाइम लिंक विद पाकिस्तान आफ्टर 50 ईयर्स, इंडिया मस्ट स्टे कॉशियस। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई हैं जो कि लॉजिक से खाली हैं, उसमें लॉजिक कोई नहीं है। परेशानी ज़्यादा है, लॉजिक कम है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, द रूट, ये पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं। द रूट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव एज इट इज मोर देन 2600 nautical miles long with shipment time exceeding more than 2 weeks. So this revival is more to challenge India than any genuine desire to bolster trade. ये जो इन दोनों मुल्कों ने ट्रेड रूट शुरू किया है, ये कोई इसमें ट्रेड बढ़ाने की डिज़ायर नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ और चक्कर है, कोई और बड़ा घन चक्कर है। इस वजह से दोनों ने ये ट्रेड रूट खोला है, वरना कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा ही है। अब जब मैंने इनकी ये बात पढ़ी ना, तो मैंने सोचा मैं ज़रा आपको थोड़ा सा नक्शा भी दिखाऊं, मोनिका साहिबा को भी दिखाऊं, मोनिका साहिबा भी देखें कि कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। ये देखिए, ज़रा मैप को ज़रा जूम आउट करके देखिए। पहले पाकिस्तानी जो तिजारत थी पाकिस्तान से यूएई जाती थी, यूएई से बांग्लादेश आती थी, अब डायरेक्टली जाएगी बांग्लादेश। तो मुझे बताइए, वो जो यूएई जाने का और आने का वो जो रास्ता था वो बच गया ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नहीं है। इसी तरह से पहले बांग्लादेश के जो गुड्स होते थे मलेशिया जाते थे या श्रीलंका जाते थे और फिर वहाँ से पाकिस्तान आते थे, तो ये भी मलेशिया जाने वाला जो रास्ता था वो स्किप हो गया, शॉर्ट हो गया। तो मुझे ये बताइए कॉस्ट इफेक्टिव कैसे नहीं है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे इन्होंने लिखा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर दी है दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने, ताजरों की, ट्रेडर्स की बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हेल्प कर दी। और बाय द वे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद से ढाका फ़्लाइट्स जो है ना आने वाली हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर। ये चीज़ आपको होती हुई नज़र आएगी, आने वाली है। इस पे बातचीत बड़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और दोनों मुल्कों के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट्स रिज्यूम करने के हवाले से बातचीत हो रही है, इस्लामाबाद टू ढाका। अच्छा, एक और भी बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी कुछ वहाँ पर बातें हो रही हैं कि इसको भी ज़रा देखा जाए कि कहाँ तक हम एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं दोनों मुल्कों के जो कि बड़ा इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट हो जाए। अब देखते हैं मामला कहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन ये भी टॉक्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं पे, इनिशियल स्टेजेस में है। थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ये भी आगे बढ़ रही है। तो बहुत कुछ अभी और भी सेटबैक्स आने वाले हैं। इसीलिए वो यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है ना आज
कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सीरीज के अंदर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि फॉर न्यू दिल्ली दिस इज जस्ट वन इन अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स, यानी वो जो डायरेक्ट शिपिंग लाइन स्टार्ट हुई उसके लिए कह रहे हैं, दिस इज जस्ट वन इन अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स बाय द 3-month-old मोहम्मद यूनिस लेड caretaker government in Bangladesh that Dhaka is slowly but certainly drifting toward Islamabad। तो वो नोट कर रहे हैं कि ये सीरीज है, असल में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं हमें, एक के बाद एक शॉक लग रहा है न्यू दिल्ली को, साउथ ब्लॉक को, और अपनी आंखों के सामने 50 साल की इन्वेस्टमेंट डूबते हुए उनको नजर आ रही है। 50 साल से उन्होंने इन्वेस्ट किए रखा है, यही तो कर रहे थे। ढाका और इस्लामाबाद के बीच में दूरी बना के रखो और उसको कैश कराओ, उसी पे ही अपनी बांग्लादेश पॉलिसी रखो। हर इवेंट के अंदर यही बोलते थे, हर साल इवेंट होता था एक 1971 खून का रिश्ता, और उसमें इंडिया की जितने भी एट्रोसिटीज होती थी वो धुल जाती थी। फिर पानी चोरी का मामला, बॉर्डर किलिंग्स, ये सारे इशू साइड पे पहले आ जाता था 50 साल पुराना इशू 1971। अच्छा, बहरहाल आगे मोनिका साहिबा ने फर्स्ट पोस्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। कहती हैं कि बांग्लादेश हैज आल्सो रिसेंटली प्लेस्ड अ लार्ज ऑर्डर ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनेशन फ्रॉम पाकिस्तान, which makes the establishment of maritime linkages between the two countries all the more suspicious. As per sources, the containers from the ship that docked at the Chittagong port are still lying in the dock under heavy security, meaning that they may contain contraband items. अब देखिए यहाँ पर ज़रा इंडियन मीडिया की 2 नंबरी चेक करिए। आपको याद होगा 2-4 रोज़ पहले मैंने इसी हवाले से, ये जो शिपमेंट आ रही थी, इसी हवाले से इंडियन मीडिया के रेफरेंसेस आपको दिखाए थे, जिसमें एक इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने ये क्लेम किया, हसीना के जो पपेट थे सिस्टम के अंदर, उनके सोर्सेज के ज़रिए क्लेम किया कि जब जहाज़ आ रहा था तो चिटागोंग पहुंचने से पहले इसमें से 40 फुट लंबे कंटेनर ऑफलोड करके बाकी जहाज़ को भेज दिया गया था वहाँ पे, और सिक्योरिटी वालों ने रिंग बनाई थी। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपके साथ ये रेफरेंसेस शेयर किए थे इंडियन मीडिया के अंदर कि चिटागोंग पहुँचने से पहले 40 फुट लंबे कंटेनर्स को ऑफलोड कर दिया गया था, बाकी जहाज़ को भेज दिया गया था। उन कंटेनर्स के अंदर शायद हथियार थे। लेकिन दूसरा इंडियन न्यूज़ आउटलेट देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वो चिटागोंग पे कुछ कंटेनर्स पड़े हुए हैं और उनके आजू बाजू सिक्योरिटी है, तो इससे लग ये रहा है कि उन कंटेनर्स के अंदर हथियार हैं। एक सोर्स इनका एक बात कर रहा है मीडिया का, दूसरा सोर्स इनका दूसरी बात कर रहा है। इसका मतलब है झूठ है, टोटल प्रोपेगेंडा है, झूठ है, ये जो भी सोर्सेज हैं झूठे सोर्सेज हैं। और दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की मिलिट्री कोई बैंड, कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से नहीं है, कोई जत्था नहीं है जिसके ऊपर आलमी सैंक्शंस लगे हुए हों। भाई वो एक सॉवरन मुल्क की फौज है, उनको जब हथियार किसी मुल्क से चाहिए होंगे ऑर्डर प्लेस करके नॉर्मल तरीके से मंगवा सकते हैं। ये सीक्रेसी में वो क्यों करेंगे? ये अकल को हजम होने वाली बात है। क्यों करेंगे सीक्रेसी के अंदर, जबकि वो किसी भी दूसरे मुल्क की प्रोफेशनल फौज की तरह हथियार मंगवा सकते हैं खुल्लम खुल्ला, मतलब दिन की रोशनी में मंगवा सकते हैं। चोरी छुपे क्यों मंगवाएंगे वो? मतलब ये बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है, बच्चों वाली हरकत है। ये जो इंडियन मीडिया के अंदर और इंडियन एक्सपर्ट्स बोल रहे होते हैं ना कि कोई पहले 40 फुट पहले हथियारों का एक कंटेनर छुपा लिया गया था, लेकर गए थे चोरी छुपे, फिर अभी दूसरा बोल रहा है कि नहीं उधर पड़े हुए हैं, चिटागोंग पोर्ट के ऊपर हथियार पड़े हुए हैं, तो उनको जो है वो स्पेशल सिक्योरिटी जो है उनको दी गई है। ऐसा क्यों होगा फिर? मतलब कोई मना करेगा बांग्लादेश की फौज को बांग्लादेश के अंदर कि आप हथियार मत मंगवाइए बाहर से? कोई मना करेगा इनको? या आलमी सतह पर उनको कोई सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो चोरी छुपे इस तरह के काम करेंगे? ऐसे ही बस फजूल किस्म के ये सूत्रों के अनुसार कहकर तो खबरें लगा देते हैं। मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। ये असल में एबनॉर्मल चीज़ों का रिवर्सल हो रहा है। शेख हसीना के दौर में जो एबनॉर्मल चीज़ें थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के टाइज में, उन एबनॉर्मल चीज़ों का रिवर्सल हो रहा है और चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ रिटर्न हो रही हैं। बांग्लादेश के टाइज जैसे बाकी मुल्कों के साथ हैं वैसे पाकिस्तान के साथ उसके रिटर्न हो रहे हैं। डायरेक्ट फ्लाइट्स का रिज्यूम होना कोई ऐसी तो बात नहीं है, कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से ट्रेड टाइज का रिज्यूम होना ये कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है, होना चाहिए। बाकियों के साथ भी है तो इनके साथ भी होने चाहिए। लिहाजा इंडियन एक्सपर्ट्स को चाहिए कि वो इन सारी डेवलपमेंट्स पे, जो कि नॉर्मल सी डेवलपमेंट्स हैं, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है जिस पे कोई शकूक व शुबहात किए जाएं, तो वो ठंडा पानी पिए और ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। दैट विल हेल्प देम।